फ्रेंड्स, वेलकम टू कविता मेडिकोज एजुकेशन। ये पार्ट सेकंड है इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज कंडीशन का। तो पार्ट सेकंड में हम पढ़ने वाले इसके साइन एंड सिम्टम्स। अगर आप लोगों ने वीडियो फर्स्ट नहीं देखा है, इसका पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है, तो पहले आप उसको देखना, फिर आपको पार्ट फर्स्ट काफ़ी अच्छे से यहाँ पर समझ आने वाला सेकंड पार्ट। ओके, तो सेकंड पार्ट में हम स्टार्टिंग करें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। इसका मतलब साइन एंड सिम्टम्स कि आईबीडी वाले पेशेंट में यहाँ पर कौन कौन से लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हमने आईबीडी को दो तरीके से पढ़ा था। कौन कौन सा? पहला था अल्सरेटिव कोलाइटिस, दूसरा था क्रॉन्स डिजीज। ठीक है, तो पेशेंट में अब किस तरह से लक्षण आते हैं वो सारे हम अलग अलग तरीके से ही यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो पहले हम देख लेते हैं कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में पेशेंट के अंदर कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स आएंगे। तो पहला क्या है यहाँ? डायरिया, क्रॉनिक रिकरेंट मोस्टली ब्लडी डायरिया। ओके, तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में पेशेंट को डायरिया होता है। इट मीन्स लूज मोशन पास होगा, कम से कम पेशेंट को 5 से 10 बार स्टूल पास करना होता है। ओके, तो उसको यहाँ पर लूज मोशन की कंडीशन डेवलप हो जाएगी अल्सरेटिव कोलाइटिस में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में पेशेंट को ज़्यादातर ब्लडी डायरिया होता है। ठीक है, जब भी वो डेफिकेट करता है या स्टूल मोशन पास करता है तो उसमें ब्लड आएगा। कई बार वो ब्लड स्टूल में मिक्स आता है या फिर वो सिर्फ ब्लड पास करेगा। तो ये इसका इंपॉर्टेंट साइन क्या है अल्सरेटिव कोलाइटिस का कि पेशेंट को स्टूल में ब्लड आता है। ओके, और कई बार पेशेंट सिर्फ ब्लड ही पास करता है। ओके, और जो लूज मोशन की फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। 5 से 10 बार पेशेंट को डायरिया या लूज मोशन हो सकता है एक दिन में। नेक्स्ट है यहाँ पर स्टीटोरिया। स्टीटोरिया हम किससे बोलते हैं? जब स्टूल में फैट भी निकलना शुरू हो जाए। ठीक है, तो अगर स्टूल में फैट भी निकलना शुरू हो जाएगा तो वो काफ़ी ग्रीसी, बल्की एंड फाउल स्मेलिंग स्टूल बन जाएगा। ठीक है ना। इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है बट वो अच्छे से यहाँ पर एब्जॉर्प्शन नहीं कर पा रहा है फैट का, तो क्या होगा? वो फैट कहाँ जाएगा? फिर स्टूल में जाएगा। ओके, यहाँ पर फैट क्यों निकल रहा है? ड्यू टू क्रॉनिक इरिटेशन ऑफ गॉबलेट सेल प्रोडक्शन। ठीक है, क्या हो रहा है कि जो हमारी 4 लेयर होती है ना, तो इंटेस्टाइन की जो म्यूकोजा लेयर है उसमें कौन से सेल्स होती है? हमारे गॉबलेट सेल होती है। जब इसमें इन्फ्लामेशन होगा, इरिटेशन होगा, अल्सर बनेगा, तो जो यहाँ पर म्यूकस में जो गॉबलेट सेल्स होंगी वो यहाँ पर हाइपर एक्टिव हो जाएगी। ठीक है ना। उस इन्फ्लामेशन की वजह से, उस इरिटेशन की वजह से जो म्यूकोजा लेयर है उसमें जो गॉबलेट सेल होती है वो यहाँ पर हाइपर एक्टिव हो जाएगी और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर वो क्या करेगी? म्यूकस का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगी। इसीलिए पेशेंट को स्टूल में उसके क्या आएगा? फैट आएगा। उसको बोलते हैं स्टीटोरिया। स्टूल में फैट का पास होना, स्टूल आना, ठीक है, उसमें फैट का भी आना, उससे बोलते हैं स्टीटोरिया। फिर है टेनिस्मस। टेनिस्मस क्या होता है? टेनिस्मस मतलब होता है कि पेशेंट को एक अर्ज होता है कि उसको स्टूल पास करना है। ठीक है ना। एक फीलिंग होती है, कॉन्स्टेंट अर्ज, मतलब ये फीलिंग लगातार पेशेंट को होगी। इवन अगर पेशेंट ने स्टूल कई बार पास भी कर चुका है तब भी लगातार उसको एक अर्ज होगी कि मेरा पेट क्या है, अभी पूरी तरह से खाली नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि जो हमारा अल्सरेटिव कोलाइटिस है वो मेनली हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में होता है और मेनली किस वाले भाग में होता है? रेक्टम वाले में। ठीक है, पहला वो कहाँ होगा? रेक्टम वाले एरिया में होगा। अगर रेक्टम वाला जो एरिया है उसमें इन्फ्लामेशन है, वहाँ पर इरिटेशन है, तो उससे क्या होगा? जो रेक्टम की जो मसल्स होती है, स्मूथ जो मसल्स है वहाँ पर, वो बिल्कुल वीक पड़ जाएंगी। ठीक है, वो अपना काम प्रॉपर्ली नहीं कर पाएंगी। जहाँ पर जो एनस होता है वहाँ पर एनल स्पिंचर मसल्स होती है, वो भी काफ़ी यहाँ वीक हो जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो रेक्टम है वो स्टूल को अच्छे से होल्ड नहीं कर पाएगा। अगर कम क्वांटिटी में भी वहाँ स्टूल है तब भी पेशेंट को एक अर्ज होगा कि उसको मोशन जाना है, उसको डेफिकेट करना है। ओके, तो टेनिस्मस मतलब लगातार पेशेंट को कई बार फीलिंग आती है कि उसको अच्छे से स्टूल पास नहीं हुआ है, अच्छे से पेट साफ नहीं हुआ है। ओके, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? टेनिस्मस बोलते हैं। ओके, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि रेक्टम जो है वो इन्फ्लेम्ड है, वहाँ पर इरिटेशन है, उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वहाँ पर वो किसी चीज़ को होल्ड कर सके। ठीक है ना, इसलिए पेशेंट को यहाँ कॉन्स्टेंटली ये वाली फीलिंग आती है। फिर है एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्पिंग। पेशेंट के एब्डोमिनल रीजन में काफ़ी दर्द होता है, क्रैम्पिंग होती है, खासकर किस वाले साइड में? लेफ्ट साइड में। क्यों? क्योंकि जो रेक्टम है और जो हमारा कॉलन वाला एरिया है वो किस वाले क्वाड्रेंट में आता है? वो हमारे लेफ्ट वाले क्वाड्रेंट में आता है। ओके, इसीलिए पेशेंट को यहाँ पर लेफ्ट साइड में काफ़ी दर्द यहाँ पर रहेगा। ये पेन कैसा होगा? क्रैम्पिंग पेन होगा। अब ये पेशेंट को इतना दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ पर स्वेलिंग है, इंटेस्टाइन में स्वेलिंग है, वहाँ पर इन्फ्लामेशन है, पेशेंट को वहाँ इरिटेशन हो रही है,
तो जो वहाँ पर फूड वाटर जो मूव हो रहा है, जो स्टूल वहाँ आगे जा रहा है, उसको जाने में दिक्कत आ रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर की वॉल क्या है, बिल्कुल ही यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो रखा है, इरिटेशन हो रखा, अल्सर फॉर्म हो रखे है। तो जब यहाँ इंटेस्टाइन में स्टूल आगे मूव करेगा तो उससे क्या होगा, पेशेंट के एब्डोमेन एरिया में काफ़ी दर्द होगा। किस साइड में, लेफ्ट साइड में। नेक्स्ट है फीकल अर्जेंसी इन इनकॉन्टिनेंस। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को इतनी अर्जेंसी होती है वॉशरूम जाने की कि कई बार वो मोशन को वहीं पास कर देता है, ठीक है, उसको वो होल्ड नहीं कर पाता है। जब हम मोशन होल्ड नहीं कर पाते हैं डायरिया के कंडीशन में और वो बाहर पास होता है, उसे बोलते हैं इनकॉन्टिनेंस। फिर नेक्स्ट है फीवर, फैटिग एंड वीकनेस। पेशेंट को काफ़ी थकावट यहाँ रहेगी, वीकनेस रहेगी। क्यों? क्योंकि पेशेंट इस डिजीज कंडीशन से काफ़ी लंबे टाइम से सफ़र कर रहा है, ठीक है। उसके जो इम्यून सेल है, जो इम्यूनिटी है, वो पूरी बॉडी में इम्यून सेल जा रहे हैं, ठीक है, और वो उसके इंटेस्टाइन में भी अटैक कर रहे हैं, साथ में जो अन्य ऑर्गन्स हैं उनमें भी अटैक कर रहे हैं, ठीक है। तो इतने सारे वहाँ केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं, साइटोकाइंस निकल रहे हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को हमेशा थकावट फील रहेगी, ठीक है, उसको हमेशा बॉडी में वीकनेस लगेगी। एनीमिया पेशेंट को यहाँ पर होगा। क्यों? क्योंकि उसके स्टूल में ब्लड पास हो रहा है, ठीक है। तो एनीमिया की वजह से पेशेंट को यहाँ पर वीकनेस महसूस होगी। यहाँ पर पेशेंट को फीवर क्यों आया है? क्यों फीवर क्यों है पेशेंट को? क्योंकि जब इम्यून सेल, हमारी जो खुद की इम्यूनिटी होती है, जब हमारे लार्ज इंटेस्टाइन को अटैक करती है तो जो वहाँ पर जो केमिकल्स निकलते हैं, जो साइटोकाइंस निकलते हैं, वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में भी आ जाएंगे, ठीक है, और वो हमारी बॉडी में पूरे सिस्टमिक सर्कुलेशन में अब मूव होगा, ठीक है। इस तरह से वो हमारे ब्रेन में जाएगा, ब्रेन से वो हमारे हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजेगा और हाइपोथैलेमस क्या करेगा, पूरे बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगा, जिसको कि हम फीवर बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर साइटोकाइंस जो केमिकल्स है, जो हमारे इम्यून सेल ने निकाला है, उसकी वजह से यहाँ जो बॉडी है उसका टेम्परेचर यहाँ पर राइज हो गया है, ठीक है, पेशेंट को फीवर आएगा। फिर है वेट लॉस एंड लॉस ऑफ एपिटाइट, ठीक है। अगर पेशेंट को एब्डोमेन में काफ़ी पेन हो रहा है, ठीक है, वो अच्छे से डेफिकेट नहीं कर रहा है या बहुत ज़्यादा डायरिया, लूज मोशन उसको हो रहा है, तो पेशेंट यहाँ पर अच्छे से खाना भी नहीं खाएगा, ठीक है, लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाएगा, जिसकी वजह से उसका वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर बहुत जल्दी किसी का वेट लॉस हो रहा है, इट मीन्स बॉडी में कोई ना कोई डिजीज कंडीशन है, ठीक है। बहुत जल्दी वेट लॉस करना, इट मीन्स कोई ना कोई डिजीज कंडीशन बॉडी में है। तो पेशेंट का यहाँ ढंग से वो खाना नहीं खा रहा है, ठीक है, इंटेस्टाइन जो है वो न्यूट्रिशन को अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, तो उसकी वजह से पेशेंट का यहाँ पर लगातार वेट लॉस होता रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर एनीमिया। एनीमिया सेम कंडीशन। यहाँ पर क्या हुआ है, पेशेंट का स्टूल में ब्लड आया है, ठीक है, जिसकी वजह से न्यूट्रिशन की भी यहाँ पर कमी हो जाती है, क्योंकि जो इंटेस्टाइन है वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, ठीक है ना। तो ब्लड के फॉर्मेशन के लिए काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो नहीं हो पाएगी। इसके अलावा यहाँ पर एक और रीज़न है, यहाँ पर जो लार्ज इंटेस्टाइन है, जब इसमें इरिटेशन होगी, यहाँ पर जब ये स्वेल हो जाएगा, तो ये हमारे पीछे की साइड जो बोन मैरो होती है उनको सप्रेस कर देगा, ठीक है। और आपको पता है कि जो बोन मैरो है वहाँ पर हमारा आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, वहाँ पर हमारी रेड ब्लड सेल बनती है जो कि हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स होती है, फिर ब्लड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और भी न्यूट्रिएंट्स इसमें लगते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तो बोन मैरो सप्रेस हो रही है, दूसरा पेशेंट का न्यूट्रिशन बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, सारा का सारा जो ब्लड है वो कहाँ जा रहा है, स्टूल में पास हो रहा है। ये साइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस वाले पेशेंट को जब भी लूज मोशन होगा, डायरिया होगा, तो हमेशा उसमें ब्लड आएगा, ठीक है। कई बार स्टूल भी नहीं आता है, सिर्फ पेशेंट ब्लड को ही पास करता है, ओके। फिर है डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ठीक है। अब लार्ज इंटेस्टाइन का मेन काम होता है वाटर को रिटेन करना, मतलब वाटर को बॉडी में दोबारा से एब्जॉर्ब करना, ठीक है। एक्स्ट्रा वाटर हमारी बॉडी बाहर नहीं जाने देती, ठीक है ना। 70% जो बॉडी है वो वाटर से ही बनी है, तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगी, मैक्सिमम वाटर को, और जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, वहीं पर ही जाके वो एब्जॉर्ब होता है। बट अगर लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ पूरी तरह से इन्फ्लेम्ड है, ठीक है, यहाँ पर इरिटेशन है, अल्सर है, तो वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएगी, ठीक है। जब इंटेस्टाइन वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, इलेक्ट्रोलाइट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, तो पेशेंट की बॉडी में डिहाइड्रेशन होगा, ठीक है, इसकी वजह से। और अगर इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाएगी, सोडियम की, पोटेशियम की, कैल्शियम की, तो कई बार पेशेंट यहाँ पर शॉक वाली कंडीशन में भी जा सकता है, ठीक है ना। अब देखो एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल, यहाँ पर एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल सिम्टम्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अल्सरेटिव कोलाइटिस ऑटो इम्यून डिजीज कंडीशन है, ठीक है। जब भी हमारी इम्यूनिटी
एक पार्ट को अटैक करती है तो जो हमारे इम्यून सेल है उनका जो उनका रिएक्शन होता है वो हमारे पूरे के पूरे ब्लड में होता है, ठीक है। और पूरा जो ब्लड है वो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है, ठीक है ना। तो जब भी इम्यूनिटी और जो इम्यून सेल है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन को अटैक कर रही है तो वो सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू हमारे बाकी जो अदर ऑर्गन्स है बॉडी के उनको भी अटैक करेगी, ठीक है। इसीलिए हमको आईबीडी में एक्स्ट्रा सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, मतलब हमारे जो बाकी अन्य ऑर्गन्स है, बाकी जो बॉडी के पार्ट्स है, वहाँ भी हमको बहुत सारे लक्षण देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल सिम्टम्स मैंने कौन कौन से लिखे हैं। पहला है अर्थराइटिस, ठीक है। अर्थराइटिस क्या होता है? अर्थराइटिस जॉइंट्स में, ठीक है, चाहे वो स्मॉल जॉइंट्स हो या फिर बॉडी की लार्ज जॉइंट्स हो, वहाँ पर इन्फ्लामेशन होना, ठीक है, वहाँ पर दर्द होना, टेंडरनेस होना। टेंडरनेस मतलब क्या होता है? अगर पेशेंट उस जगह को टच करता है तो उसको छूने से भी वहाँ पर दर्द होता है, ठीक है। रेडनेस हो जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी, पेशेंट को काफ़ी टेंडरनेस वो एरिया बन जाएगा, ठीक है ना। तो जॉइंट्स में दिक्कत आना उसे हम अर्थराइटिस बोलते हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो इम्यून सेल है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में भी गई, ठीक है, और उसके जो केमिकल्स होते हैं वो हमारे जॉइंट्स को भी अटैक करेगी, ठीक है, चाहे वो हमारी फिंगर की जॉइंट हो, चाहे वो एल्बो की जॉइंट हो, चाहे वो नीज की जॉइंट हो। फिर है स्किन लीजन्स। स्किन लीजन्स मतलब यहाँ पर पेशेंट की स्किन में दो तरह से हम डिजीज को देखेंगे, ठीक है। पहला क्या है? एरिथमा नोडोसम, और दूसरा क्या है? पायोडर्मा गैंग्रीनोसम, ठीक है। एरिथमा नोडोसम में पेशेंट के पूरे स्किन में लाल लाल धब्बे हो जाएंगे, ठीक है ना, लाल लाल करके। वो क्यों होगा? क्योंकि जो स्किन के नीचे जो फैट सेल होते हैं, ठीक है, जब उनमें हमारी इम्यून सेल अटैक करेगी तो जो फैट सेल होंगे वहाँ पर वो हाइपर इन्फ्लेम्ड हो जाएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से पेशेंट की स्किन पर क्या आएंगे? रेड स्पॉट आएंगे। फिर है पायोडर्मा गैंग्रीनोसम। ये होता है पेशेंट के मेनली पैर के आगे वाले भाग में, ठीक है। जब एक बड़ा सा अल्सर वहाँ बन जाएगा पैर के आगे वाले भाग में, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम पायोडर्मा गैंग्रीनोसम। नेक्स्ट है आई प्रॉब्लम, ठीक है। पेशेंट के इवन आईज में भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ठीक है। उसको कंजक्टिवाइटिस हो जाएगा, ठीक है, एस्क्लेराइटिस हो जाएगा, यूवाइटिस हो जाएगा। ये सारी क्या है? आई की प्रॉब्लम है। इसमें पेशेंट की जो आंखें हैं वो बिल्कुल लाल हो जाएंगी, ठीक है, उसको आंखों में इचिंग होनी शुरू हो जाएगी, आंखों से पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा पेशेंट को कई बार नाइट ब्लाइंडनेस भी देखा गया है, ठीक है ना। तो ये सारी जो आई की प्रॉब्लम है यहाँ भी हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि हमारी इम्यूनिटी सेल ने, हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसने कहाँ पर अटैक किया? हमारी आई की एपिथेलियल लेयर पर अटैक किया है, जिसकी वजह से पेशेंट में आई प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। फिर है प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो हमारी बाइल डक्ट होती है, जो बाइल को लेके जाती है, वो नैरो हो जाएगी, वो सिकुड़ जाएगी, उसमें फाइब्रोसिस का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। जो हमारी बाइल डक्ट है उसका काम क्या है? बाइल को लेके जाना, क्योंकि बाइल क्या करता है? फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। जो भी हम खाने में फैट लेते हैं उसको डाइजेस्ट कौन करता है? बाइल करता है। बट यहाँ पर क्या होगा? इम्यूनिटी जो सेल है, जो इम्यून सेल है, उसने किस पे अटैक कर दिया है? हमारे बाइल डक्ट पे अटैक कर दिया है, जिसकी वजह से वहाँ पर फाइब्रोसिस बन जाएगा, वहाँ पर नैरोनेस हो जाएगी, वहाँ पर स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, वो सिकुड़ जाएगा और जो बाइल है वो ढंग से नहीं आ पाएगा। अगर ये बाइल वहाँ से ढंग से नहीं आ पाएगा तो वापस से बाइल कहाँ जाएगा? हमारे लिवर में जाएगा, ठीक है, और पेशेंट को फिर लिवर की भी डिजीज यहाँ देखने को मिलती है। नेक्स्ट है टॉक्सिक मेगाकोलन। ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। मेगाकोलन मतलब जो कॉलन है, जो लार्ज इंटेस्टाइन है, वो ज़्यादा यहाँ पर बड़ा हो जाता है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जब इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन होगा, इरिटेशन आएगी, तो वहाँ की जो मसल्स होती है वो सारी की सारी मसल्स काफ़ी हार्ड हो जाएंगी, ठीक है। उसको वो जो पेरिस्टलिटिक मूवमेंट होता है ना स्टूल को आगे भेजने का, जब भी हम खाना खाते हैं तो बॉडी कैसा मूवमेंट करती है? पेरिस्टलिटिक मूवमेंट करती है। तो जब स्टूल हमारे इंटेस्टाइन से आगे जाएगा तो जो इंटेस्टाइन है वो एक मूवमेंट करती है जिसके थ्रू वो स्टूल आगे जाता है। बट यहाँ पर अब इंटेस्टाइन में स्वेलिंग है, सूजन है, इन्फ्लामेशन है, तो वो अपना वो मूवमेंट जो है वो उसको रोक देगी, ठीक है, वो बिल्कुल हार्ड हो जाएगी, जिसकी वजह से जो स्टूल है, कई बार पेशेंट में अच्छे से स्टूल पास नहीं हो पाता है और स्टूल वगैरह वहीं इकट्ठा होगा तो वहाँ से गैस बनेगी, ठीक है, वहाँ जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन होगा तो पेशेंट का जो कॉलन वाला एरिया है इंटेस्टाइन का वो बिल्कुल डायलेट हो जाएगा, वो फूल जाएगा, ठीक है। अगर पेशेंट का डायलेशन 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है तो कई बार चांसेस होते हैं कि जो इंटेस्टाइन है वो फट भी सकती है, ठीक है, इंटेस्टाइन यहाँ पर रप्चर भी हो सकती है। इसी को बोलते हैं हम टॉक्सिक मेगाकोलन। फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्रॉन्स डिजीज, ठीक है।
अगर पेशेंट को क्रॉन्स डिजीज है तो कौन कौन से यहाँ पर साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो क्रॉन्स डिजीज में हमने यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में क्या पढ़ा था वीडियो के कि ये डिजीज कहाँ होती है, हमारे माउथ से लेकर एनस के किसी भी वाले भाग में हो सकती है, ठीक है। बट मोस्ट कॉमनली आपको ध्यान रखना है ये स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट वाले भाग में होती है। कौन सा वाला पार्ट, टर्मिनल इलियम, ठीक है। तो ये क्रॉन्स डिजीज मोस्टली स्मॉल इंटेस्टाइन के टर्मिनल इलियम वाले भाग में होती है, जो कि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का तीसरा पार्ट है, ठीक है ना, ज़्यादातर वहाँ होती है। वैसे ये हमारे माउथ से लेकर एनस तक कहीं भी हो सकती है। तो अगर किसी पेशेंट को आईबीडी है, ऊपर से उसको क्रॉन्स डिजीज है, ठीक है, कौन सी बीमारी, क्रॉन्स, तो उसमें यहाँ पर हमको कौन कौन से लक्षण देखने को मिलेंगे। देखो इसमें भी सेम है, क्रॉनिक डायरिया, यहाँ भी पेशेंट को लूज मोशन होगा, स्टूल पास होगा। बट आपको क्रॉन्स में एक चीज ध्यान रखनी है कि पेशेंट ऑफन नॉन ब्लडी, क्योंकि क्रॉन्स वाले पेशेंट में कभी भी लूज मोशन में ब्लड नहीं आएगा, ठीक है। बहुत ही रेयर चांसेस है, बहुत ही कम चांसेस है कि पेशेंट जो है वो स्टूल में ब्लड को पास करे, ठीक है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में पूरे के पूरे चांसेस है कि पेशेंट के स्टूल में जरूर ब्लड आएगा, ठीक है। बट क्रॉन्स में ध्यान रखना कि बहुत रेयर 1% चांसेस है कि स्टूल में ब्लड आए, ठीक है ना। तो यहाँ पर पेशेंट लूज मोशन पास करेगा, उसमें वाटर ज़्यादा आएगा, ठीक है ना, वाटरी लूज मोशन होगा। फिर है एब्डोमिनल पेन, यहाँ भी पेशेंट को दर्द होगा, क्रैम्पी वाला पेन होगा, ठीक है। ये किस तरफ होगा, पेशेंट को राइट साइड में होगा, क्योंकि जो टर्मिनल इलियम वाला भाग है, अगर हम एब्डोमेन के 9 रीजन्स को अच्छे से पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जो टर्मिनल इलियम वाला पार्ट है वो कौन से वाले एरिया में आता है, वो राइट लोअर क्वाड्रेंट साइड में आता है, ठीक है। तो पेशेंट को एब्डोमेन में काफ़ी सीवियर यहाँ दर्द होगा। फिर है फैटीग, सेम, जब भी कोई डिजीज़ बॉडी में रहती है और काफ़ी लंबे टाइम से रहती है तो वो मेलीज, फैटीग, ये सब कुछ लेके आती है। पेशेंट को थकावट होगी, काफ़ी मेलीज होगा, उसका वेट लॉस भी यहाँ पर होगा, क्योंकि यहाँ पर भी कैसी कंडीशन है, डायरिया की कंडीशन है, ठीक है, न्यूट्रिशन अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे हैं, तो सेम पेशेंट का यहाँ पर भी वेट लॉस होगा। फिर स्टिटोरिया, स्टिटोरिया मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा फैट का निकलना स्टूल में, ठीक है। जिस स्टूल में ज़्यादा फैट निकलता है वो स्टूल कैसा होता है, काफ़ी बल्की होगा, ठीक है, वाटर के ऊपर फ्लोट होगा, काफ़ी ग्रीसी वो स्टूल होगा और काफ़ी फाउल स्मेलिंग होगा, ठीक है, क्योंकि फैट का एब्जॉर्प्शन ढंग से नहीं हो पा रहा है, तो सारा फैट कहाँ जाएगा, स्टूल में जाएगा। फिर है पेशेंट को फीवर होगा, फीवर बॉडी का एक, कोई भी डिजीज जब भी बॉडी में होती है तो बॉडी अपना कोई ना कोई रिएक्शन लेती है, ठीक है, जिसकी वजह से हमको फीवर आता है। फीवर एक प्रोटेक्टिव फंक्शन हमारी बॉडी में, ठीक है ना, वो किसी चीज को मारने के लिए हमें फीवर आता है, ओके। तो यहाँ पर फीवर क्यों आया, क्योंकि इम्यूनिटी एक्टिवेट हो चुकी है, ठीक है। सिग्नल कहाँ जाएगा, हाइपोथैलेमस में जाएगा, और हाइपोथैलेमस क्या करेगा, बॉडी के टेम्परेचर को यहाँ पर बढ़ा देगा। फिर है एनीमिया, ठीक है, यहाँ पर भी पेशेंट को एनीमिया होता है क्रॉन्स डिजीज में। बट आपको ध्यान रखना है कि एनीमिया के भी बहुत टाइप्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर पेशेंट में देखा गया है कि पेशेंट को विटामिन B12 डेफिशिएंसी होती है। क्यों विटामिन B12 डेफिशिएंसी, क्योंकि जो टर्मिनल इलियम वाला भाग है वही बॉडी में ऐसा पार्ट है जहां पर विटामिन B12 एब्जॉर्ब होता है और उसका फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा बॉडी में कहीं भी विटामिन B12 नहीं बनता है, ठीक है। तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन सिर्फ टर्मिनल वाले भाग में ही होता है, इसीलिए पेशेंट को यहाँ पर एनीमिया होगा, और वो कौन सा एनीमिया होगा, विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया। फिर है पेरी एनल डिजीज, ये क्या है, देखो जो एनस वाला पार्ट होता है ना पेशेंट का, उसमें यहाँ पर अलग अलग तरीके के डिजीज स्टार्ट हो जाएगी। क्रॉन्स डिजीज में ये वाला सिम्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट को एनस वाले भाग में डिजीज होती है, ठीक है। आपको सिर्फ ये क्रॉन्स में ही देखने को मिलेगा, कौन सा, पेरी एनल डिजीज। इसमें पेशेंट के एनस रीजन में काफ़ी पेन होगा, वहाँ पर फिशर बन जाएगा। फिशर क्यों बनेगा, क्योंकि जब भी क्रॉन्स में अल्सर होता है तो वो हमेशा चारों लेयर को अफेक्ट करता है, मतलब वो चारों लेयर से पेनिट्रेट होके यहाँ जाएगा, ठीक है ना। वो अल्सर काफ़ी डीप होता है, इसलिए पेशेंट के एनस रीजन में क्रैक्स वगैरह बन जाएंगे, क्रैक समझ रहे हो, फिशर वगैरह बन जाएंगे, ठीक है। तो एनस वाले भाग में पेशेंट के फिशर हो जाएगा। दूसरा है फिस्टुला। फिस्टुला किसे बोलते हैं, देखो जब ये अल्सर इतना डीप जाएगा ना तो ये क्या करेगा, दूसरे ऑर्गन को भी अफेक्ट करेगा, ठीक है। फिस्टुला मतलब होता है कि एक ऑर्गन का दूसरे ऑर्गन से अटैच्ड होना,
ठीक है, एक पाथवे बन जाना, उसको हम फिस्टुला बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये अल्सर इतना डीप जाएगा तो इसकी जो एपिथेलियल लेयर है उसको बिल्कुल पेनिट्रेट कर रहा है, ये सारी लेयर्स को पेनिट्रेट कर रहा है, तो ये हमारे अन्य ऑर्गन से अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो एक ऑर्गन का दूसरे ऑर्गन से कनेक्शन बन जाएगा, उसी को हम फिस्टुला बोलते हैं। फिर है एप्सिस फॉर्मेशन। एप्सिस क्या होता है? जो एनस वाला एरिया है पेशेंट का, वहां पर एप्सिस का फॉर्मेशन हो जाएगा। एप्सिस मतलब होता है कि वहां पर पस इकट्ठा होना, ठीक है, पस का कलेक्शन इकट्ठा होना, बैक्टीरियल वहां पर पेशेंट का इन्फेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा जो एनस का रीजन है वहां पर पेरी एनल टैग्स भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ पेरी एनल टैग्स। ठीक है, अब पेरी एनल टैग्स क्या होते हैं कि स्किन जो है वहां पर जो स्किन है वो हल्की सी उठ जाएगी। ठीक है, वो हल्की सी स्किन वहां पर एलिवेट हो जाएगी। ठीक है, उसको हम बोलते हैं पेरी एनल स्किन टैग्स, पेरियनल स्किन टैग्स। ठीक है, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं स्किन टैग्स। फिर नेक्स्ट है फिस्टुला फॉर्मेशन। फिस्टुला एक ऑर्गन का दूसरे ऑर्गन से कनेक्शन होना। ठीक है, तो कितने तरीके के यहाँ पर फिस्टुला देखे गए हैं, कितने तरीके के फिस्टुला यहाँ पर हो सकते हैं। पहला है एंटेरो एंटेरिक। एंटेरो एंटेरिक का मतलब क्या होता है कि एक स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट दूसरे स्मॉल इंटेस्टाइन से अटैच हो जाना, उसको बोलते हैं एंटेरो एंटेरिक। ठीक है, दूसरा क्या है एंटेरो वेसिकल। एंटेरो वेसिकल में क्या होता है कि जो एक स्मॉल इंटेस्टाइन है वो जो है हमारे ब्लैडर से अटैच हो जाएगा। किससे? जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है उससे वो अटैच हो जाएगा, उसको बोलते हैं हम एंटेरो वेसिकल। फिर है एंटेरो वेजाइनल, मतलब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो वेजाइना से अटैच हो जाएगा। ठीक है, कई बार जब पेशेंट यूरिन करता है तो यूरिन में फ्लूटुलेंस देखने को मिलता है। ठीक है, फाट दिखने को मिलता है। यहाँ पर क्या एंटेरो वेजाइनल, जब स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट किससे अटैच हो जाएगा? वेजाइना से। ठीक है, जब वो उससे अटैच होगा तो पेशेंट को यूरिन में गैस पास होगी। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन, और क्रोन्स में ज़्यादातर एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिस पेशेंट को क्रोन्स की डिजीज होगी उसमें ज़्यादा बॉडी में सिम्टम आएंगे, वो ज़्यादा ऑर्गन्स को, ज़्यादा बॉडी के पार्ट्स को अफेक्ट करेगा। पहला क्या है इसे? एप्थस अल्सर। एप्थस अल्सर किसे बोलते हैं? लोकल लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं? मुंह के छाले। ठीक है, तो पेशेंट को यहाँ पर माउथ में अल्सर हो जाएंगे, ओरल अल्सर हो जाएंगे, जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? एप्थस अल्सर। ठीक है, तो यहाँ पेशेंट को मुंह में छाले क्यों हो रहे हैं? देखो, एक तो विटामिन की कमी हो रही है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन ढंग से अपना काम नहीं कर पा रही है, सारे न्यूट्रिएंट्स विटामिन को अब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, तो कई बार विटामिन की कमी से भी, न्यूट्रिशन की कमी से भी मुंह में छाले होते हैं। इसके अलावा जो हमारे इम्यून सेल है वो हमारे माउथ, क्योंकि ये जो डिजीज़ है ये हमारे माउथ से एनस में कहीं भी हो सकती है, तो ये कहाँ अटैक करेंगे? हमारे माउथ में जो एपिथेलियल लेयर होती है, एपिथेलियल सेल्स होती है, उनको वो अटैक करते हैं। तो पेशेंट के यहाँ पर एप्थस अल्सर मतलब ओरल अल्सर देखने को मिलते हैं। फिर है अर्थराइटिस, सेम कंडीशन। ठीक है, इसमें क्या होगा? पेशेंट के जो स्मॉल जॉइंट्स है, जो लार्ज जॉइंट्स है बॉडी के, उनमें यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाएगा ड्यू टू इम्यून मीडिएटेड हाइपर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। जो हमारी इम्यूनिटी है उसने हमारे जॉइंट्स पे भी यहाँ पर अटैक किया है। ठीक है, तो पेशेंट के जॉइंट्स में काफ़ी दर्द होगा, इन्फ्लामेशन होगा। स्किन लीजन्स, स्किन लीजन्स मतलब जो स्किन है उस पर कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर भी हमने पढ़ा था एरेथमा नोडोसम, जिसमें कि स्किन पे लाल लाल करके स्पॉट हो जाएंगे, जिसे हम बोलते हैं एरेथमा नोडोसम। ठीक है, नेक्स्ट है पायोडर्मा गैंग्रीनोसम। ये पेशेंट के पैर के आगे वाले हिस्से में देखने को मिलेगा, एक गहरा सा वहाँ पर अल्सर पेशेंट के बन जाएगा, काफ़ी बड़ा, जो काफ़ी पस से भरा होगा, और वहाँ पर पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा दर्द होगा, उसको हील कर पाना भी काफ़ी मुश्किल है, उसको बोलते हैं हम पायोडर्मा गैंग्रीनोसम। इन दोनों की पिक्चर में यहाँ पर अटैच कर दूंगी। ठीक है, फिर है आई इन्वॉल्वमेंट। आई में यूवाइटिस, जो आंखें हैं, जो इनकी यूवियल जो लेयर है वहाँ पर बिल्कुल रेडनेस छा जाएगी। ठीक है, एपिस्क्लेराइटिस, जो एपिस्क्लेरस लेयर है उसमें भी रेडनेस आ जाएगी। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस पेशेंट को देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कंजक्टिवाइटिस, जो कंजक्टिवा है उसमें स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, तो आई प्रॉब्लम्स यहाँ देखने को मिलती है। फिर है किडनी स्टोन। ठीक है, किडनी स्टोन को हम क्या बोलते हैं? कोलियोलिथेसिस। पेशेंट को यहाँ पर किडनी में स्टोन क्यों हो रहे हैं? देखो, फैट माल एब्जॉर्प्शन, जो फैट का एब्जॉर्प्शन है वो हमारे सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। ठीक है, और फैट का एब्जॉर्प्शन बॉडी में कहीं नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? फैट जो है वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। ठीक है, जब भी हम खाना खाते हैं ना तो उस खाने में कैल्शियम भी है, ऑक्जिलेट भी है और फैट भी है। ठीक है, अब कैल्शियम का काम होता है ऑक्जिलेट से बाइंड होना। ठीक है, कैल्शियम का काम क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में कि कैल्शियम किसको बाइंड करता है? ऑक्जिलेट को।
और इस तरह से जो ऑक्जिलेट है वो हमारी बॉडी से स्टूल के रूप में बाहर निकल जाता है, ठीक है, मतलब स्टूल में बाहर निकल जाता है। तो स्टोन यहाँ पर नहीं बनते, ठीक है। बट यहाँ पर स्टोन क्यों बनेगा? क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फैट है उसका अच्छे से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है। अब जो यहाँ पर फैट जो इतना सारा यहाँ इकट्ठा हो रहा है वो अब किसको पकड़ेगा? कैल्शियम को, ठीक है। तो फैट यहाँ पर किसके साथ बाइंड हो जाएगा? कैल्शियम के साथ बाइंड हो जाएगा और जो ऑक्जिलेट है वो फ्री हो जाएगा, ठीक है। जब ये ऑक्जिलेट फ्री होगा तो ये हमारे ब्लड में जाएगा, ब्लड से कहाँ जाएगा? किडनी में जाएगा, ठीक है। और किडनी इसको क्या करेगी? यूरिन में भेज देगी। अब यूरिन में जो कैल्शियम होगा वो ऑक्जिलेट से बाइंड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर कैल्शियम ऑक्जिलेट जो स्टोन्स होते हैं वो बनते हैं, ठीक है, जिसको हम पथरी बोलते हैं। जो एक्सेसिव फैट जो बच चुका है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, उसने क्या करा? उसने कैल्शियम को पकड़ लिया है, ठीक है, जिसकी वजह से ऑक्जिलेट फ्री हो गया। जब ये ऑक्जिलेट फ्री होगा ना तो यही क्या करेगा? बॉडी में स्टोन का फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरह से यहाँ पेशेंट को किडनी स्टोन होगा, जिसको हम बोलते हैं कोलियोलिथेसिस। फिर है, अगर पेशेंट को किडनी में स्टोन बनेंगे और काफ़ी सीवियर कंडीशन हो जाती है तो कई बार पेशेंट की किडनी भी यहाँ पर फेल हो सकती है। फिर है माल एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन, ठीक है। फैट का एब्जॉर्प्शन बॉडी में हो ही नहीं रहा है, ठीक है। जो फैट है वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, तो जिसकी वजह से पेशेंट में जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, कौन कौन से होते हैं? यहाँ पर लिख रही हूँ मैं A, D, E के, ठीक है। ये हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन है जो सिर्फ फैट में ही एब्जॉर्ब होंगे, ठीक है। अगर बॉडी में फैट का अच्छे से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है तो पेशेंट के अंदर इन सारे विटामिन की कमी हो जाएगी। विटामिन A की कमी हो जाएगी, नाइट ब्लाइंडनेस होगा। विटामिन D की कमी से क्या होगा? डिप्रेशन पेशेंट को होगा। विटामिन ई की कमी से पेशेंट के जो मसल्स है उनमें स्टिफनेस हो जाएगी, मसल्स वीक हो जाएंगे। एंड विटामिन के की कमी से जो ब्लड क्लॉट है वो ढंग से नहीं हो पाएगा, मतलब जो ब्लड अगर निकल रहा है बॉडी से तो वो अच्छे से क्लॉट नहीं हो पाएगा, ठीक है, वो वहाँ पर हील नहीं हो पाएगा। कोई भी जो चोट लगी है या कोई घाव है वो जल्दी से नहीं भर पाएगा। क्यों? क्योंकि विटामिन के की डेफिशिएंसी है बॉडी में, ठीक है। तो ये थे यहाँ पर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ IBD। इसके नेक्स्ट यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन ऑफ इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज कंडीशन। तो कौन कौन सी जांचें हम यहां पर करते हैं IBD वाले पेशेंट में, ओके, कौन कौन सी जांच यहां पर होती है? तो सबसे पहला हम करेंगे हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। देखो, जो हिस्ट्री कलेक्शन है वो हमें एक क्लू देता है डिजीज के बारे में, ठीक है। तो हिस्ट्री मींस यहां पर हम पेशेंट की जो पुरानी हिस्ट्री है, जो अभी प्रेजेंट की हिस्ट्री है, वो सारी कलेक्ट करेंगे। जैसे कि यहां पर हम पेशेंट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपको कभी इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज कंडीशन रही है या फिर नहीं रही है। क्योंकि ये एक जेनेटिक बीमारी है इसलिए हम पूछेंगे कि आपकी फैमिली में कभी किसी को IBD डिजीज कंडीशन थी या फिर नहीं थी, कोई इन्फेक्शन रहा है या फिर कोई कैंसर रहा है पास्ट में, ठीक है, या फिर आपकी कौन सी अभी सर्जरी हो रखी है, आप कौन कौन सी मेडिसिन लेते हो, आप स्मोकिंग करते हो या फिर नहीं करते हो, ठीक है। अगर आपको प्रेजेंट की हिस्ट्री पूछनी है तो आप पेशेंट से पूछोगे कि आपका ऑक्यूपेशन कहाँ है, आप कहाँ पर काम करते हो, ठीक है, आपके अंदर कोई सिम्टम्स शो हो रहे हैं जो आपको लग रहे हैं, ठीक है ना। तो पूरी की पूरी यहाँ पर हम पेशेंट की पुरानी और जो नई हिस्ट्री है वो सारी कट करेंगे। दूसरा यहाँ पर हम करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। यहाँ पर हम पेशेंट को हेड से लेकर टो तक पूरा एग्जामिन करेंगे। यहाँ पर आप पेशेंट को अपीयरेंस मतलब उसको देखकर बता सकते हो कि उसको क्या है, ठीक है। अगर पेशेंट की स्किन बिल्कुल पीली पीली हो रखी है, ठीक है, बिल्कुल डल है, पेलोर है, इट मीन्स पेशेंट को एनीमिया है, उसको वेट लॉस की कंडीशन है या फिर नहीं है। या फिर आप पेशेंट से पूछ सकते हो कि अभी रिसेंटली आपको डायरिया हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। अगर पेशेंट को 4 हफ्ते से ज़्यादा डायरिया हो रहा है, उस स्टूल में अगर पेशेंट का लगातार ब्लड आ रहा है या फिर म्यूकस आ रहा है, ठीक है, ये सारा पूछना आपको पेशेंट से। इसके अलावा पेशेंट को डिहाइड्रेशन की कंडीशन है या फिर नहीं है, उसको भूख अच्छे से लगती है या फिर नहीं लगती है। इसके अलावा पेशेंट का आप एब्डोमेन का इंस्पेक्शन कर सकते हो, जैसे कि एब्डोमेन में किस जगह पर पेशेंट को दर्द हो रहा है, ठीक है, वहां पर उसको टच करके या फिर वहां पर टेंडरनेस देख के। अगर पेशेंट के राइट साइड में कोई गांठ सी नजर आ रही है, ठीक है, जो राइट साइड में अगर गांठ नजर आ रही है तो वो इंडिकेट करता है क्रॉन्स को, ठीक है ना। यहाँ पर इसके अलावा पेशेंट के एक्स्ट्रा जो बॉडी में सिम्टम्स है, जैसे कि आईज उसकी लाल हो रखी है या नहीं हो रखी है, उसके जॉइंट्स में हाथ पैरों में दर्द हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, स्किन में कोई रैसेस है या फिर नहीं है, ठीक है। तो सारे के सारे साइन एंड सिम्टम्स यहाँ पर हम देखेंगे। तो पहला क्या था? हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। देखो, दूसरा टेस्ट क्या करेंगे? ब्लड टेस्ट, ठीक है। ब्लड टेस्ट हम हर डिजीज कंडीशन में करते हैं। ये कोई कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है, बट हमको ब्लड टेस्ट करना है क्योंकि इससे हमें क्लू मिल जाता है, ठीक है ना। तो ब्लड टेस्ट में हम क्या करते हैं? CBC। CBC का मतलब क्या होता है? कंप्लीट ब्लड काउंट।
अगर पेशेंट का ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है उसका अमाउंट कम हो गया है, ठीक है, HB लेवल कम हो गया है, तो वो इंडिकेट करेगा कि भाई पेशेंट को कोई डिजीज है। इसका मतलब पेशेंट की बॉडी से लगातार ब्लड लॉस हो रहा है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि अल्सरेटिव कोलाइटिस से पेशेंट को डायरिया होता है, तो बहुत सारा जो ब्लड है वो स्टूल में आता है, ठीक है, जिसकी वजह से पेशेंट में खून की कमी हो जाएगी। तो अगर कम HB आ रहा है, इसका मतलब पेशेंट लंबे समय से किसी डिजीज से सफर कर रहा है। दूसरा है हाई WBC, ठीक है, WBC क्या है? हमारे व्हाइट ब्लड सेल है। जब भी बॉडी में कोई इंफेक्शन आता है तो हमारी इम्यूनिटी क्या निकालती है? व्हाइट ब्लड सेल निकालती है। हाई WBC को हम मेडिकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइटोसिस। अगर हाई WBCs है, मतलब अगर ल्यूकोसाइटोसिस है, इसका मतलब है कि पेशेंट की बॉडी में कोई इंफेक्शन है, ठीक है। और ये एक और चीज इंडिकेट करता है कि पेशेंट को कोई एक्टिव इंफेक्शन है, मतलब उसकी बॉडी में कोई इंफेक्शन अभी प्रेजेंट है और पेशेंट को इन्फ्लामेशन भी है, ठीक है ना। तो हाई WBC काउंट इंडिकेट करता है कि पेशेंट की बॉडी में कोई इन्फ्लामेशन चल रहा है, उसको कोई एक्टिव डिजीज प्रेजेंट है और उसकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन है, ठीक है। हाई WBC को हम क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइटोसिस मेडिकल टर्म में। फिर दूसरा है हाई प्लेटलेट्स। हाई प्लेटलेट्स को हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइटोसिस। तो हाई प्लेटलेट्स अगर पेशेंट की बॉडी में है तो ये भी इंडिकेट करेगा कि पेशेंट को लंबे समय से क्या है? क्रोनिक इन्फ्लामेशन उसकी बॉडी में प्रेजेंट है, मतलब वो डिजीज से सफर कर रहा है, वो डिजीज से ग्रस्त है। फिर है एंडोस्कोपी, ठीक है। देखो, एंडोस्कोपी बहुत ही इंपॉर्टेंट है IBD में, ठीक है ना। एंडोस्कोपी हमको बिल्कुल कंफर्म कराता है इस डिजीज के बारे में और बिल्कुल सटीक हमको इंफॉर्मेशन देता है। ये एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है। अगर हम एंडोस्कोपी के साथ में पेशेंट की बायोप्सी करते हैं तो डिजीज बिल्कुल ही कंफर्म यहाँ पर हो जाती है, ठीक है। तो एंडोस्कोपी देखो होता क्या है? एक पतली सी तार होती है, फ्लेक्सिबल गाइड वायर होती है, ठीक है। उस गाइड वायर के आगे फ्रंट में एक कैमरा लगा होता है, ठीक है। अब इस एंडोस्कोपी को हम पेशेंट के माउथ से या फिर नीचे एनस के थ्रू भी डाल सकते हैं, ठीक है। हमको देखना क्या है? हमको GI ट्रैक्ट देखना है, मतलब अंदर की जो लाइनिंग है हमारी इंटेस्टाइन की या हमारी GI ट्रैक्ट की, वो कैसी है, उसमें कोई स्वेलिंग है, कोई अल्सर है, कोई रेडनेस है, ठीक है, कोई लीजन फॉर्मेशन है कि नहीं है। तो पतली सी एक गाइड वायर होती है, उसमें कैमरा होता है, उसमें लाइट भी होती है, उसको हम पेशेंट के माउथ से डालेंगे और सामने एक बिल्कुल मॉनिटर लगा होगा जो हमको पूरा जो अंदर का जो एरिया है वो दिखा देगा, मतलब जो म्यूकोजल लाइनिंग है, हमारी इनर लाइनिंग है, वो सारा हमको दिखा देगा, ठीक है ना। तो एंडोस्कोपी कई बार हम पेशेंट को इसमें एनेस्थीसिया देते हैं, कई बार नहीं देते हैं, ठीक है ना। तो अगर पेशेंट को दिक्कत होती है तो हम उसमें पेशेंट को एनेस्थीसिया देंगे। तो एंडोस्कोपी 3 तरह से होती है। पहली कौन सी है? कोलोनोस्कोपी, ठीक है। अब देखो इसके नाम में क्या आ रहा है? कॉलन, ठीक है। कॉलन किसका पार्ट है? लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। इसका मतलब ये वाली स्कोपी हम किसको देखने के लिए करेंगे? हमारी लार्ज इंटेस्टाइन को देखने के लिए करेंगे। कई बार इसमें हम क्या करते हैं? टर्मिनल इलियम जो कि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है उसको भी देखते हैं। कोलोनोस्कोपी में क्या करते हैं? गाइड वायर को हम पेशेंट के रेक्टम के थ्रू अंदर लेके जाएंगे, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे? पेशेंट के पूरे लार्ज इंटेस्टाइन को हम इसमें देखेंगे, ओके, कि कितना वो इन्फेक्शन लगातार हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ठीक है। इससे हमें पता लगता है कि भाई पेशेंट को अल्सरेटिव कोलाइटिस है या फिर पेशेंट को क्रॉन्स है, क्योंकि अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस होगा तो वो इन्फेक्शन, वो इन्फ्लामेशन वो लगातार होगा, वो कंटिन्यू होगा, ठीक है। अगर पेशेंट को क्रॉन्स है तो इन्फेक्शन कैसा होगा? कहीं पर पैची होगा। पैची मतलब कहीं पर प्रेजेंट होगा, कहीं पर नहीं होगा, कहीं पर प्रेजेंट होगा, कहीं पर नहीं होगा, ठीक है। तो कोलोनोस्कोपी हम बेसिकली करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन को देखने के लिए, और कई बार किसको हम देखते हैं? टर्मिनल इलियम को भी देखते हैं। फिर है सिग्मेडोस्कोपी। नाम में क्या आ रहा है? सिग्मॉइड। ये सिर्फ कहां तक हम करेंगे? इसमें सिर्फ हम रेक्टम की जांच करते हैं और इसको हम कहां तक लेके जाएंगे? सिग्मॉइड कॉलन तक ही लेके जाएंगे, उसके ऊपर नहीं लेके जाएंगे, ठीक है ना। पेशेंट का हमको पता है कि भाई अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो इन्फेक्शन है पहले वो रेक्टम में ही होता है, ठीक है ना। तो इस वाली जांच में हम सिर्फ क्या करेंगे? पेशेंट के रेक्टम के एरिया को देखेंगे और किसको देखेंगे? सिग्मॉइड कॉलन वाले भाग को देखेंगे, जो कि सबसे लास्ट वाला पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का।
फिर आते हैं हम अपर जी एंडोस्कोपी। अपर जी एंडोस्कोपी हम बेसिकली क्रॉन्स में करते हैं, क्योंकि क्रॉन्स में पेशेंट को डिजीज कंडीशन माउथ से लेकर एनस में कहीं भी हो सकती है। तो यहाँ पर हम किसी करेंगे माउथ से लेकर स्टमक की जांच करते हैं कि वहां पर कोई इन्फेक्शन है या इन्फ्लामेशन है या फिर नहीं है, ठीक है ना। तो एंडोस्कोपी हमें बताता है कि पेशेंट को अल्सरेटिव कोलाइटिस है या क्रॉन्स है, डिजीज कंडीशन एक्टिव है या फिर नहीं है, अंदर कोई गांठ बनी हुई है या फिर नहीं बनी हुई है, ठीक है। रेडनेस, स्वेलिंग, सब कुछ हमको एंडोस्कोपी में दिख जाता है, इसीलिए इसको हम गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट बोलते हैं। फिर हम करेंगे बायोप्सी। देखो, जिस टाइम हम उस वायर को पेशेंट के अंदर डालते हैं उसी टाइम वहां से हम, जहां पर इंफेक्शन हो रखा है, वहां से हम एक टिश्यू का सैंपल ले लेंगे, ठीक है। तो एंडोस्कोपी के दौरान ही हम क्या करेंगे, बायोप्सी का सैंपल ले लेंगे। तो जैसे ही हमने वो वायर को पेशेंट के अंदर डाला, जहां पर भी इंफेक्शन था, जहां पर भी इन्फ्लामेशन था, वहीं से हमने एक छोटा सा टिश्यू का सैंपल लिया और उसकी अब हम लैब में जांच करेंगे, ठीक है। माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे कि भाई वो डिजीज किस तरह से बढ़ रही है, कहीं वो कैंसर के फॉर्म में तो नहीं बढ़ रही है, ठीक है। किस तरह से वहां पर कोई वायरस वगैरह है या फिर बैक्टीरिया वगैरह है, वहां पर गांठ क्यों आ रही है, ठीक है, क्यों वहां पर स्वेलिंग आ रही है, इन्फ्लामेशन क्यों हो रहा है, ये सारी जांच हम किससे करेंगे, बायोप्सी के थ्रू। और एंडोस्कोपी प्लस बायोप्सी एक कंफर्मेटरी डायग्नोस्टिक टूल है आईबीडी का, ठीक है ना। तो ये कंफर्म कराता है हमारा पूरा डायग्नोस कि भाई हाँ पेशेंट को ये वाली बीमारी है, ठीक है ना। तो ये बायोप्सी क्या है, एक टिश्यू का सैंपल लेना, उसको लैब में एग्जामिन करना माइक्रोस्कोप के अंदर और देखना कि वो डिजीज किस तरह से बढ़ रही है। ओके, नेक्स्ट है इमेजिंग स्टडीज। देखो, इमेजिंग स्टडी यहाँ जरूरी क्यों है। देखो, एंडोस्कोपी में तो सिर्फ हम अंदर का पार्ट देख रहे हैं, मतलब जो इनर लाइनिंग है सिर्फ वो देख रहे हैं, बट इमेजिंग स्टडी हमको पूरा का पूरा जो जीआई ट्रैक्ट है उसको पूरा दिखाएगा वो हमें, ठीक है। वो हमको 3D इमेज में पूरा का पूरा जो जीआई ट्रैक्ट है वो हमको दिखा देगा। इसलिए इमेजिंग स्टडी जरूरी है, क्योंकि एंडोस्कोपी में सिर्फ हम अंदर का देख रहे हैं, ठीक है, बट इमेजिंग स्टडीज में हम पूरा का पूरा जीआई ट्रैक्ट देख रहे हैं, ठीक है, जिससे हमें पता लग जाएगा कि वहां पर कोई स्ट्रक्चर है या फिर नहीं है, कोई एब्सिस फॉर्मेशन है या फिर नहीं है, वहां पर कोई लीजन बने हैं या फिर नहीं बने, ठीक है, कहीं से जो फिस्टुला का फॉर्मेशन तो नहीं हुआ है। ये सारा हम किसके द्वारा पता करेंगे, इमेजिंग स्टडी। तो इसमें कौन कौन सी स्टडी होती है, पहला होता है अल्ट्रासाउंड, ठीक है, एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड करना है जो हम नॉर्मली कराते हैं, ठीक है, खासकर क्रॉन्स में या फिर अल्सरेटिव में भी इसको करा सकते हैं। फिर दूसरा क्या है, यहाँ मैंने लिखा नहीं है बोर्ड पे, दूसरा क्या है, एक्सरे, पेशेंट का पूरा एक्सरे भी हम यहाँ पर ले सकते हैं। इसके अलावा पेशेंट का यहाँ पर हम सीटी एंट्रोग्राफी कराएंगे, ठीक है। सीटी तो आपने सुना ही होगा। अब एंट्रोग्राफी क्या होता है, एंट्रोग्राफी क्या होता है, एक तरह का लिक्विड हम पेशेंट को पीने के लिए यहाँ पर देते हैं, ठीक है। एक बेरियम जो लिक्विड है वो पीने के लिए देंगे। अगर पेशेंट को पीने में दिक्कत है तो उसके वेन के थ्रू हम क्या करेंगे, उस लिक्विड को इंजेक्ट कराएंगे, ठीक है। जैसे ये कॉन्ट्रास्ट वाला जो बेरियम है पेशेंट के अंदर जाएगा तो ये पूरे जीआई ट्रैक्ट को मतलब कवर कर देगा, ठीक है। उसके बाद हम फटाफट उसकी इमेजेस लेंगे, बहुत सारी इमेजेस लेते हैं, ठीक है ना, और उसको वीडियो की फॉर्म में हम उसको देखेंगे, उसी को हम बोलते हैं सीटी एंट्रोग्राफी। समझ आया, जो बेरियम था उसको हमने पेशेंट को पीने के लिए दे दिया, ठीक है। अब जैसे वो बेरियम अंदर जाएगा तो पूरी की पूरी कोटिंग कर देगा। कोटिंग समझ रहे हो, कॉन्ट्रास्ट डाई होता है ना वो ऐसे, तो पूरा का पूरा हम इसको मतलब वो कर देगा, कवर कर देगा, ठीक है, हमारे पूरे जीआई ट्रैक्ट को कवर कर देगा। फिर हम बहुत सारी एक्सरे इमेजेस लेंगे, ठीक है, और उन बहुत सारी एक्सरे इमेजेस से हम क्या बनाएंगे, एक वीडियो बनाएंगे, उसको बोलते हैं सीटी एंट्रोग्राफी। जो सीटी स्कैन है इसमें रेडिएशन का ज्यादा हार्म होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो यंग पेशेंट है, अगर कोई यंग पेशेंट है, एडोलेसेंट एज में उसको डिजीज हुई है, तो उसको हम सीटी ना करके उसकी हम क्या कराएंगे, एमआरआई कराएंगे, ठीक है। इसमें जो रेडिएशंस होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं, ठीक है, रेडिएशन का अमाउंट काफ़ी कम होता है। तो इसका पेशेंट का हम एमआरआई एंट्रोग्राफी भी करा सकते हैं, जिसमें कि हम पेशेंट को बेरियम देंगे, फिर उसकी हम एमआरआई करेंगे। नेक्स्ट देखो, फिर है स्टूल टेस्ट। भाई स्टूल की जांच क्यों जरूरी है, क्योंकि हम शुरू से इस डिजीज कंडीशन में यही पढ़ रहे हैं कि पेशेंट के स्टूल में म्यूकस आ रहा है, ब्लड आ रहा है, उसको डायरिया हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर स्टूल का सैंपल लेना, उसकी जांच करना जरूरी है। स्टूल में हम कौन कौन सी जांच यहाँ पर करते हैं, पहला है स्टूल रूटीन एग्जामिनेशन, ठीक है, वो जो रूटीन एग्जामिनेशन कराते हैं जिसमें हम स्टूल की अपीयरेंस से पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को बॉडी में कोई डिजीज है या फिर नहीं है, उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, उसका कलर कैसा है, उसमें म्यूकस प्रेजेंट है या फिर नहीं है, या उसमें ब्लड है या फिर नहीं है, ठीक है। ये सारा रूटीन एग्जामिनेशन में आता है। फिर है स्टूल कल्चर। कल्चर हम क्यों करा रहे हैं, देखने के लिए कि कोई बाहर का पैथोजन तो नहीं है, ठीक है, जैसे कि वायरस, पैरासाइट, फंगस,
तो यहाँ पर हम कल्चर करा रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जांच करने के लिए, ठीक है। तो स्टूल का कल्चर हम लैब में माइक्रोस्कोप के नीचे करते हैं और देखते हैं कि उसमें अगर ज़्यादा HB आ रहा है, ज़्यादा RBC आ रहे हैं, मतलब पेशेंट को एनीमिया है। पस सेल का अमाउंट अगर ज़्यादा है तो मतलब पेशेंट को इन्फेक्शन है, ठीक है। कोई पैरासाइट या कोई फंगस या कोई वायरस है तो मतलब पेशेंट को अंदर कोई बाहर का पैरासाइट अंदर है पेशेंट के, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम सेल की भी जांच करेंगे, जो बॉडी के अंदर सेल होते हैं, और इसके अलावा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनकी भी जांच करते हैं हम स्टूल कल्चर में। फिर हम करेंगे स्टूल कालप्रोटेक्टिन, ठीक है। 2 तरह के टेस्ट होते हैं, पहला स्टूल कालप्रोटेक्टिन और दूसरा लैक्टोफेरिन। देखो कालप्रोटेक्टिन क्या है, जब भी हमारे इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होता है या फिर इन्फ्लामेशन होता है तो जो हमारी WBC सेल होती है जिनका नाम है न्यूट्रोफिल, ठीक है, तो न्यूट्रोफिल उस टाइम पे एक तरह का कालप्रोटेक्टिन सब्सटेंस निकालती है। जब भी हमारी इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होगा तो हमारे जो न्यूट्रोफिल्स होंगे वो कालप्रोटेक्टिन निकालते हैं वहां पर, ठीक है। अब ये कालप्रोटेक्टिन कहाँ आएगा, पेशेंट के स्टूल में भी आएगा, ठीक है। अगर बॉडी में इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है तो पेशेंट के स्टूल में क्या आएगा, कालप्रोटेक्टिन आएगा। इसीलिए यहाँ पर हम ये टेस्ट करा रहे हैं, ठीक है, इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेशन को देखने के लिए, क्योंकि इन्फेक्शन होगा तो जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो कालप्रोटेक्टिन निकालते हैं। फिर नेक्स्ट है इन्फ्लामेटरी मार्कर्स। देखो इन्फ्लामेटरी मार्कर्स भी हम पेशेंट के ब्लड सैंपल से ही जांच कर सकते हैं, ठीक है ना। पेशेंट का ब्लड लेंगे और उसमें हम देखेंगे जो इन्फ्लामेटरी मार्कर्स हैं उनका जो रेट है वो बड़ा है या फिर नहीं है। जैसे कि कौन कौन से इन्फ्लामेटरी मार्कर्स, पहला है ESR। ESR क्या है, इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, मतलब जो RBC है वो कितनी जल्दी सेटल डाउन हो रही है, ठीक है। RBC कितनी जल्दी सेटल डाउन हो रही है उसको बोलते हैं इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। तो जब भी बॉडी में इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लामेशन होता है, जो ESR रेट है वो अधिक हो जाता है, मतलब RBC जल्दी से सेटल डाउन हो जाती है, उसको बोलते हैं इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ठीक है। ये पेशेंट का हाई होगा किसी भी इन्फेक्शन में, इन्फ्लामेशन में। फिर हम जांच करेंगे CRP क्या है, सी रिएक्टिव प्रोटीन। ये प्रोटीन हमारा लीवर बनाता है, ठीक है। जब भी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होगा, इन्फ्लामेशन होगा तो हमारा जो लीवर है वो सी रिएक्टिव प्रोटीन बनाना शुरू कर देगा, ठीक है। अगर ये सी रिएक्टिव प्रोटीन ब्लड में ज़्यादा होगा वो इंडिकेट करेगा इन्फेक्शन को या फिर इन्फ्लामेशन को। इसके अलावा पेशेंट के आप न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज दे सकते हो कि ब्लड में दिख जाएगा हमें कि अगर प्रोटीन का अमाउंट कम होगा, प्रोटीन क्या है हमारा, एल्ब्यूमिन, ठीक है। अगर एल्ब्यूमिन का अमाउंट कम होगा वो भी इंडिकेट करेगा डिजीज कंडीशन को। इसके अलावा आप पेशेंट का आयरन अमाउंट कम होगा, फेरेटिन अमाउंट कम होगा, या फिर विटामिन B12 की समस्या किस में होती है, क्रॉन्स में होती है, क्योंकि जो टर्मिनल इलियम वाला भाग है स्मॉल इंटेस्टाइन का वही क्या करता है, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करता है। तो किसी को अगर क्रॉन्स डिजीज कंडीशन है तो उस पर्सन में विटामिन B12 हमें कम मिलेगा, ठीक है। तो उसकी ब्लड में हम किसकी जांच करेंगे, आयरन की भी जांच करेंगे और विटामिन B12 और फोलेट की भी जांच करते हैं, ठीक है ना। तो यहां से हम पेशेंट का पूरा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज और इन्फ्लामेटरी मार्कर्स चेक करते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, सीरोलॉजिकल टेस्ट कर सकते हैं। सीरोलॉजिकल टेस्ट भी हम ब्लड के ही थ्रू करते हैं, ठीक है ना। तो सीरोलॉजिकल टेस्ट में पहला क्या है हमारा, एस्का की फुल फॉर्म क्या है, एंटी सैक्रोमाइसिस सर्विसिया एंटीबॉडी। ये एक तरह की एंटीबॉडी होती है जो हमारी इम्यून सेल निकालती है, ठीक है। तो ये एंटीबॉडी हमारी इम्यून सेल निकालती है कब, जब भी हमारी बॉडी में ईस्ट का इन्फेक्शन होगा, ठीक है। ईस्ट जब भी हमारी इंटेस्टाइन में होंगे या हमारी बॉडी में होंगे तो हमारी इम्यून सेल क्या निकालेगी, एस्का निकालेगी। एस्का क्या है, एंटी सैक्रोमाइसिस सर्विसिया एंटीबॉडी। इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा, क्योंकि जो ईस्ट है ना उसका नाम भी सर्विसिया है, उसका नाम भी क्या है, सैक्रोमाइसिस सर्विसिया के अगेंस्ट ही ये एंटीबॉडी बनती है, ठीक है। सैक्रोमाइसिस सर्विसिया जो ईस्ट है उसके अगेंस्ट ही एंटीबॉडी बनती है। तो कई बार हमारी जो इम्यून सेल है ना वो बाय मिस्टेकनली, ठीक है, वो गलती से क्या करती है, हमारे जो गट में, हमारे जो इंटेस्टाइन है उसमें हेल्दी बैक्टीरिया भी होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। तो कई बार हमारी जो इम्यून सेल है अगर वो एक्टिव होगी, अगर हमारा ऑटो इम्यून डिजीज कंडीशन है तो कई बार क्या करती है, हमारी खुद की ही एंटीबॉडीज जो होती है, हमारी खुद की जो सेल्स होती है वो हमारे ही गट बैक्टीरिया के अगेंस्ट क्या करती है, ये वाली एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देती है और इनका अमाउंट ब्लड में भी ज्यादा मिलेगा, ठीक है। एस्का जो इंडिकेट करता है वो इंडिकेट करता है क्रॉन्स को, ठीक है। अगर पेशेंट को
क्रोन्स की बीमारी है तो उसका ब्लड में एस्का का अमाउंट ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। फिर है दूसरा टेस्ट क्या है, पैन का। पैन का क्या है, पेरी न्यूक्लियर एंटी न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी, ठीक है। ये पैन का टेस्ट इंडिकेट करता है अल्सरेटिव कोलाइटिस को, ठीक है। जो अल्सरेटिव कोलाइटिस वाले पेशेंट होते हैं उनमें जो पैन का अमाउंट है वो ज़्यादा आएगा। देखो ये वाली एंटीबॉडी कब निकलती है, जब भी हमारी बॉडी में इंफेक्शन होता है तो हमारे जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ना वो एक तरह का सब्सटेंस निकालना शुरू कर देती है, ठीक है। जब भी इंफेक्शन होगा तो जो हमारे वाइट ब्लड सेल के जो हमारे WBC है उसमें जो न्यूट्रोफिल्स होती है वो क्या करती है, एक तरह का सब्सटेंस निकालना शुरू कर देती है। उसके अगेंस्ट में हमारी इम्यूनिटी क्या निकालती है, पैन का निकालती है। पैन का क्या है, पेरी न्यूक्लियर एंटी न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी। इसका अमाउंट भी हमारे ब्लड में ज़्यादा होगा और ये टेस्ट हम करेंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस वाले पेशेंट में, ठीक है। ये थे कुछ डायग्नोसिस और कुछ जांच IBD के।